क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और जीवन स्तर के मामले में लगभग परफेक्ट माना जाता है? लेकिन आज वही देश एक अजीब समस्या का सामना कर रहा है। लोग वहां जाने के बजाय अब वहां से जा रहे हैं, और सिर्फ विदेशी ही नहीं, बल्कि उस देश के अपने युवा भी धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या सच में जापान खाली हो रहा है? और अगर ऐसा है तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ आखिर हो क्या रहा है? हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। वही जापान जो रोबोट, बुलेट ट्रेन और अत्याधुनिक शहरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज जापान की कुल आबादी लगभग 12.3 करोड़ है, जिससे यह दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनता है। टोक्यो, ओसाका और नागोया जैसे शहर इतने आधुनिक हैं कि कई लोग उन्हें भविष्य की झलक मानते हैं। लेकिन जब हम जापान की असली तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है कि इस देश के अंदर एक बहुत ही अनोखा और असामान्य जनसंख्या पैटर्न मौजूद है। अगर आप जापान का नक्शा देखें तो पाएंगे कि यह आबादी पूरे देश में बराबर नहीं फैली है। वास्तव में जापान की लगभग 2/3 आबादी एक पतली और लंबी पट्टी में रहती है, जिसे पैसिफिक बेल्ट या ताइहेयो बेल्ट कहा जाता है। यह लगभग 1200 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जो फुकुओका से लेकर टोक्यो तक फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में जापान के सबसे बड़े महानगर मौजूद हैं, जैसे हिरोशिमा, कोबे, ओसाका, क्योटो, नागोया और टोक्यो। यही वह इलाका है जहां जापान की आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक शक्ति केंद्रित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 8 करोड़ जापानी लोग देश के सिर्फ 10% क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बाकी 90% देश बहुत कम आबादी वाला है। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां आबादी तेजी से घट रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं और पूरे के पूरे गांव लगभग खाली हो चुके हैं। जापान के कई शहरों में अकिया यानी खाली घरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि स्थानीय सरकारें लोगों को सस्ते दामों पर घर देने तक की योजना बना रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण जापान की भौगोलिक बनावट है। जापान दुनिया के सबसे पहाड़ी देशों में से एक है। लगभग 73% भूमि पहाड़ों से ढकी हुई है, जिसका मतलब है कि शहर बसाने और खेती करने के लिए बहुत कम जमीन उपलब्ध है। यही वजह है कि सदियों से लोग समुद्र के किनारे और कुछ बड़े मैदानों में ही बसते आए हैं। जापान के 3 बड़े मैदान, कांतो प्लेन, नोबी प्लेन और केनाई प्लेन, देश की ज्यादातर आबादी को सहारा देते हैं। कांतो मैदान में टोक्यो स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र माना जाता है, जहां 4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में न सिर्फ जमीन समतल है, बल्कि यहां बड़े बड़े प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं। टोक्यो बे और ओसाका बे दुनिया के सबसे शानदार प्राकृतिक बंदरगाहों में गिने जाते हैं। इन्हीं बंदरगाहों ने जापान को समुद्री व्यापार में बड़ी ताकत बनाया। उदाहरण के लिए टोक्यो बे हर साल लगभग 35 करोड़ टन समुद्री माल संभालता है, जो कई देशों के पूरे समुद्री व्यापार के बराबर है। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जापान की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है, जन्म दर लगातार गिर रही है और हर साल देश की कुल आबादी कम होती जा रही है। यही कारण है कि जापान की सरकार लगातार नई नीतियां बनाने की कोशिश कर रही है। फूमियो किशिडा ने कई बार संसद में कहा है कि कम होती जन्म दर जापान के भविष्य के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। किशिडा सरकार ने परिवारों को आर्थिक सहायता देने, बच्चों की परवरिश के लिए सब्सिडी बढ़ाने और कामकाजी माताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने जैसी योजनाएं शुरू की थीं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या इतनी गहरी है कि सिर्फ आर्थिक मदद से इसे पूरी तरह हल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जापान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने भी अपने समय में अबेनॉमिक्स और वर्कफोर्स रिफॉर्म्स के जरिए इस समस्या को हल करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि अगर महिलाओं और बुजुर्गों की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। लेकिन जनसंख्या में गिरावट का रुझान फिर भी जारी रहा। अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। जापानी युवा विदेश जाने लगे हैं। पहले जापान में लोग पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज की पीढ़ी बेहतर वेतन, ज्यादा स्वतंत्रता और बेहतर जीवन शैली चाहती है। कई युवा अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में अवसर तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी लोग भी अब पहले जितनी तेजी से जापान नहीं जा रहे। कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जापान की जगह सिंगापुर, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण भाषा की बाधा है। जापानी भाषा सीखना कठिन माना जाता है और कई नौकरियों में यह अनिवार्य भी होती है। इसके अलावा जापान का कॉरपोरेट कल्चर भी कई लोगों को चुनौतीपूर्ण लगता है।
जहां लंबे काम के घंटे और बहुत अनुशासित कार्य प्रणाली सामान्य मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जापान की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के पीछे कई गहरे कारण हैं। धीमी आर्थिक वृद्धि, घटती आबादी और बढ़ती उम्रदराज जनसंख्या। 1990 के दशक में एसेट बबल फूटने के बाद से जापान की अर्थव्यवस्था लगातार धीमी रफ्तार से बढ़ रही है और हाल के वर्षों में यह समस्या और स्पष्ट हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार आने वाले वर्षों में जापान की जीडीपी ग्रोथ लगभग 0.5% से 1% के आसपास रहने का अनुमान है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सबसे धीमी दरों में गिनी जाती है। सबसे बड़ी चुनौती देश की घटती वर्किंग एज पॉपुलेशन है। 1995 के बाद से जापान की कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 16% घट चुकी है और आने वाले दशकों में यह और तेजी से कम होने की आशंका है। दूसरी तरफ बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज जापान की लगभग 30% आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की है, जिससे पेंशन, हेल्थ केयर और सरकारी खर्च का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत कम है और 2025 में औसतन लगभग 2.5% रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। असल समस्या है श्रमिकों की कमी और कम प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण कई उद्योगों में उत्पादन क्षमता सीमित हो गई है। अब इस पूरी कहानी में भारत का भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जबकि जापान तेजी से बूढ़ा हो रहा है। यही कारण है कि जापान को स्किल्ड और युवा वर्कफोर्स की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के बीच टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। भारत और जापान के नेताओं के बीच कई आर्थिक समझौते हुए हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और स्किल एक्सचेंज को मजबूत करना है। कई भारतीय छात्र जापान में पढ़ाई के लिए जाते हैं और कई इंजीनियर तथा तकनीकी विशेषज्ञ जापानी कंपनियों में काम करते हैं। ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जापान के लिए भारत एक संभावित समाधान बन सकता है, क्योंकि यहां युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर जापान की जन्म दर इतनी ही कम रही, अगर युवा विदेश जाते रहे और अगर विदेशी लोग भी उतनी संख्या में नहीं आए, तो आने वाले समय में जापान की जनसंख्या और भी तेजी से घट सकती है। दुनिया की 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जापान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपने भविष्य के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। क्या जापान इमिग्रेशन के दरवाजे ज्यादा खोलेगा? क्या नई आर्थिक नीतियां लाएगा? या फिर रोबोटिक्स और एआई के सहारे इस समस्या का समाधान ढूंढेगा? एक बात तो तय है, जापान की यह कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। यह उस भविष्य की झलक भी हो सकती है जिसका सामना कई विकसित देश आने वाले वर्षों में करने वाले हैं। और शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया जापान की ओर देख रही है, ये समझने के लिए कि क्या सच में एक आधुनिक और समृद्ध देश भी जनसंख्या संकट के सामने कमजोर पड़ सकता है।